क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मिसाल ने के ऐलान बाद कर दिया हुआ था, तो अभी वो गए नहीं थे, नवाज शरीफ साहब ने पहले ही ऐलान कर दिया, तो फिर उनके साथ मुझे ट्रैवल करने का मौका मिला इस्लामाबाद एयरपोर्ट। पाए खाए आपने उनके साथ? पाए नहीं खाते, ये एक मिसकंसेप्शन है। नवाज शरीफ साहब जो है बड़े शौक से जो चीज़ खाते हैं, फ़िश बड़ा पसंद करते हैं, उसके आलू गोश्त खाते हैं। बरतानिया में कवानीन के तहत आपको जर्नलिज्म करनी तो मज़ा तो नहीं आता होगा आपको? मज़ा आता है। मैंने पूछा, बीबी क्या ये बिलावल साहब को लॉन्च करने का इवेंट है? वो उनके अल्फाज थे कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि ये पहले पढ़े, अपनी तालीम मुकम्मल करे, उसके बाद ये जो चाहेगा वो ये खुद करे। उनकी जो ज़िंदगी गई है वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा लॉस था, क्योंकि नवाज शरीफ और बेनज़ीर आपस में तय कर चुके थे कि हमने अब लड़ना नहीं है। अल्ताफ़ हुसैन साहब जी मौत को 2 दफ़ा शिकस्त दे के वापस जिंदा हुए। कोविड था ना, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, वो वेंटिलेटर पे चले गए थे। स्टूडेंट आए, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े, उसके बाद उनको 2 साल का वर्क वीज़ा मिलता है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। जब आप डिग्री अपनी कंप्लीट करते हैं, वो आप एक्सपीरियंस लें, जॉब करें, और अगर कोई आपको एम्प्लॉयर वहाँ पे जॉब ऑफर कर देता है वर्क परमिट, तो बहुत सारे लोग सेटल भी हो रहे हैं। सवाल ये है कि लोग कहते हैं यार वहाँ की किसी गोरी से शादी कर लो तुम्हें वीज़ा मिल जाएगा। मेजॉरिटी लेबर पार्टी में, मेजॉरिटी क्योंकि उसमें मुकाबला ही नहीं है। मतलब अगर 80 लेबर में है तो 20 कंजर्वेटिव में है। नवाज शरीफ साहब से मुलाकात आपकी हुई, बेनज़ीर भुट्टो से मुलाकात हुई, अल्ताफ़ हुसैन से मुलाकात हुई, इस बारे में बताइए कुछ। नवाज शरीफ साहब से मेरी मुलाकात हुई 2006 में, जब वो सऊदीया से अपना एग्ज़ाइल ख़त्म करके लंदन आए। तो उनसे पहली मुलाकात जब वो एयरपोर्ट से उतर के लंदन का एक नवाही इलाका सलाओ, वहाँ पे उन्होंने जलसे से खिताब किया। फिर उसके बाद उनके साथ मुलाकातें होती रहीं। वो फिर उन्होंने एक ऑफ़िस बनाया वहाँ पे ड्यूक स्ट्रीट पे, वहाँ पे उनसे मुलाकातें होती रहीं, बहुत सारी नशिस्तें होती रही। फिर उनको मिलने के लिए बहुत सारे लोग आते थे। फिर उसके बाद जो एक सबसे बड़ा ये हुआ कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी वहाँ आती थी। वो उनके और मियां नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकातें होती थी, उनको कवर करने का मौका मिलता था। फिर इनके दरमियान चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, वो एक बड़ा यादगार इवेंट था। याद है मुझे आज भी कि वो एक इलेक्शन के लिए इंटरव्यू कर रही थी ये जाने से पहले, तो वो रहमान मलिक साहब मरहूम जो है उनके घर पे ही होती थी। तो वो जिस तरह कम्युनिकेट करती थी एक एक शख्स को जो आ रहा था इंटरव्यू देने के लिए, उससे बात करती थी। तो वो एक बड़ी डायनामिक खातून थी, बड़ा जल्दी चली गई। और जब वो जा भी रही थी तो मुझे आज भी याद है, उनसे सवाल पूछा था आमिर वरी साहब ने, जियो के उस वक्त हेड थे, कि ये थ्रेट्स हैं और कहा जा रहा है कि आपके लिए मसाला, आपकी जान की भी खतरा है। तो उन्होंने ऊपर देख के कहा था अल्लाह मालिक है। वो क्लिप आज भी जियो की आर्काइव में कहीं पड़ा होगा, बल्कि उसमें कहीं ना कहीं आपको नेट पे भी मिल जाएगा। तो वो मेरा ख्याल है कि उनकी जो ज़िंदगी गई है वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा लॉस था, क्योंकि नवाज शरीफ और बेनज़ीर आपस में तय कर चुके थे कि हमने अब लड़ना नहीं है। लेकिन जब से फिर वो गई, फिर वही मामला था आपके सामने देखा, वो सारी चीज़ें हुई। उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब के साथ उन्होंने अपनी एग्ज़ाइल ख़त्म की 2007 में। 9 सितंबर 2007 को वो वापस आए, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने ऐलान कर दिया हुआ था, तो अभी वो गए नहीं थे, नवाज शरीफ साहब ने पहले ही ऐलान कर दिया। तो फिर उनके साथ मुझे ट्रैवल करने का मौका मिला इस्लामाबाद एयरपोर्ट, और उसमें जब उनको वापस सऊदीया भेज दिया गया, फिर उसके बाद वो दोबारा फिर गए, इलेक्शन लड़ा। फिर उसके बाद आपको याद है 2000 आते जाते रहते थे, उनसे बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग उनके साथ की। फिर दोबारा आपको याद होगा 4 साल फिर लंदन रह के आए, तो उनसे बेशुमार मुलाकातें हुई। तो अभी भी पिछले जुमे को भी उनसे मुलाकात हुई। और काफ़ी पाए खाए आपने उनके साथ? पाए नहीं खाते, ये एक मिसकंसेप्शन है। नवाज शरीफ साहब जो है वो बड़े शौक से जो चीज़ खाते हैं, फ़िश बड़ा पसंद करते हैं, उसके आलू गोश्त खाते हैं, कश्मीरी है ना। साथ वाइट चावल और बड़े शौक से, और साथ ये बारबेक्यू जो है वो उनकी पसंदीदा। तो ये पाए वाली कहानियाँ जो बनी हुई है ना, वो हो सकता है उनकी जवानी की हो, लेकिन मैंने कम अज़ कम पिछले 20 साल में उनको कभी पाए खाते हुए नहीं देखा। बेनज़ीर भुट्टो साहब के साथ जब मुलाकात हुई आपकी, कोई ऐसा वाक़या कि उनके साथ जब उनका क्या तासुरात थे पाकिस्तान आने से पहले? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से पहला इंटरेक्शन रहमान मलिक साहब का घर था। आबदा हुसैन साहिबा और फ़खर इमाम ये पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे थे, उनके घर पे बैठे हुए थे। बिलावल साहब पहली दफ़ा उस मीटिंग में आके बैठे, उस वक्त पढ़ रहे थे।
तो मैंने उनसे इंटरव्यू कर रहा था तो साथ वो खड़े थे, मैंने पूछा बीबी क्या ये बिलावल साहब को लॉन्च करने का इवेंट है? वो उनके अल्फाज थे कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि ये पहले पढ़े, अपनी तालीम मुकम्मल करे, उसके बाद ये जो चाहेगा वो ये खुद करे। तो बड़ा ये एक यादगार वाक़या था। उसके बाद मोहतरमा जिस तरह अपने लीडर, वो अपने पार्टी वर्कर्स को वहाँ पे ट्रीट करती थी जिस मोहब्बत के साथ, सबको बाय नेम जानती थी, इंटरव्यूज़ के दौरान उनको बात करती थी, तो वो एक बड़ी लीडर थी। और बड़ा बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान का। अगर वो जिंदा होती तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान एक डिफरेंट कंट्री होता। अब तक हालात वो ना होते जो इस वक्त हैं। अल्ताफ हुसैन से भी मुलाकात रही आपकी वहाँ पे? अल्ताफ हुसैन साहब से बड़ी तफसीली मुलाकात रही थी हमारी 2005 में जब हमने ज्वाइन किया। तो अल्ताफ हुसैन साहब अपने रूज पे थे, आपको याद होगा। तो जियो का दफ्तर होता था, तो वो अक्सर मुस्तफ़ा ज़ीदाबादी जो है वो उनकी वीडियो लेके आते थे, जो उनकी रिकॉर्डिंग होती थी। फिर उनके जो ऑफिस था रजवे रोड पे सेक्रेटेरिएट, वहाँ पे अक्सर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस या कुछ चीज़ होती थी तो उनसे मिलते थे। काफ़ी मुलाकातें रही उनसे। सबसे अहम वाक़या, एक शौकत अजीज साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो उनसे मिलने के लिए उनके घर गए। तो आपको शायद वो आज सीन याद हो, वो निहारी हलीम पकाई थी उन्होंने, खुद पकाई थी? खुद वो, मैंने खुद बिल्कुल साथ खड़ा था। अल्ताफ हुसैन साहब एप्रन पहन के किचन में खड़े थे, पता नहीं मुझे खुद पकाई थी या पतीला उधर पड़ा था, और उसमें वो चम्मच लहरा रहे थे। और शौकत अजीज साहब पहले किचन में गए, उनसे मिले हैं। उन्होंने कहा जी मैंने आपके लिए, ये मशहूर हुआ था। हाँ, ये रिपोर्ट भी हमने किया। तो वो उन्होंने कहा जी मैंने अपने हाथ से शौकत साहब अजीज साहब आपके लिए बनाई। वो एज ए प्राइम मिनिस्टर गए थे। फिर वो बैठे भी, उन्होंने हलीम भी खाई। फिर उसके बाद जब डॉक्टर इमरान फारूक का मर्डर हुआ 2010 था, उसके बाद उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ को ना क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद वो बहुत कम मिले, फिर मिले, लेकिन फिर रिसेंटली उनसे फिर हुई हैं मुलाकातें कुछ। अभी वो अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में, मतलब उनकी जब ज़िंदगी के बारे में अगर हम बात करते हैं, फैमिली कैसे गुजर रही है, क्या हो रहा है? अल्ताफ हुसैन साहब जी मौत को 2 दफ़ा शिकस्त दे के वापस जिंदा हुए। कोविड था ना, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, वो वेंटिलेटर पे चले गए थे। और उन कोविड के दिनों में वेंटिलेटर पे जो चला जाता था यूके में, वो वापस आना मुआवजा होता था। तो अल्ताफ हुसैन साहब उस वक़्त भी उस वेंटिलेटर से वापस आए, और 18 दिन के बाद, शायद मेरा 1.5 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि मैं उन दिनों इतने बीमार थे। फिर हम रिपोर्टिंग के लिए उस हॉस्पिटल के बाहर भी खड़े होकर रिपोर्ट कर रहे होते थे, तो बहुत ज़्यादा उनके वर्कर्स भी परेशान थे। तो समटाइम्स तो डॉक्टर भी नाउम्मीद हो रहे थे, लेकिन फिर वो वापस ज़िंदगी में आए। फिर एक दफ़ा फिर मेरे ख्याल है उनको दोबारा कोविड हुआ, फिर इसी तरह के मामला। तो लेकिन अब अल्ताफ हुसैन बिल्कुल फिट है, उन्होंने अपना वेट कम किया है और अपने मामलात को बेहतर किया है। तो अब तो वो, उनकी प्लानिंग क्या है? उनकी प्लानिंग यही है, उनको इजाज़त मिले तो सियासत करें। आज वो, आजकल तो वो टिकटॉक पे लगे होते हैं, लाइव सेशन कर रहे होते हैं, अपना उन्होंने माहौल बनाया हुआ है। और उनके जो देखने वाले कुछ भी है, मैं कराची में बैठा हूँ, उनकी सपोर्ट तो है। सपोर्ट, अब वो सोशल मीडिया पे उनको फॉलो करती है, टिकटॉक पे उनको सुनती है। तो वो महफिल उन्होंने लगाई होती है 2-3 दफ़ा। मुझे उस महफिल में भी उन्होंने, मुस्तफ़ा साहब ने कहा कि आए ज़रा आप भी सुने। तो फिर वो उसमें अपने उसी तरह ही, जैसे वो पहले 5-5 घंटे बोलते थे, अभी भी बोल रहे हैं। फ़र्क ये है कि वो टीवी चैनल नहीं दिखा रहे, उस वक्त टीवी चैनल दिखाया करते थे। तो उनकी साहबजादी हैं, उनके बारे में सुना था कि वो लॉन्च कर रहे हैं? नहीं, उनकी साहबजादी नहीं आएगी सियासत में, ये गलत खबर है। और उनकी साहबजादी उधर ही उनके साथ ही होती हैं। वो पढ़ रही है, मेरा ख्याल है, यूनिवर्सिटी ख़त्म कर ली है। लेकिन उनका, बल्कि अल्ताफ साहब से इस बारे बात भी हुई है, उन्होंने सख्त डिनाई किया कि मेरी बेटी सियासत में नहीं आएगी। अच्छा, अल्ताफ साहब ने दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा कभी? अब ये मैंने कभी सवाल नहीं पूछा उनसे। ये तो वही बता सकते हैं कि दूसरी शादी क्यों नहीं की उन्होंने। लेकिन मेरा ख्याल है उनका जो लाइफस्टाइल है, या जो उनका एक ऑरा है, या जिस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, तो इस माहौल में शायद वो दूसरी शादी ना करना चाहते हो। उनके फॉलोअर्स के लिए भी, या फॉलोअर्स तो खुश भी होंगे उनके, जारी बात है। लेकिन ये मेरी इनसे कभी ऐसी बात चलें, हम ये सवाल छोड़ रहे हैं अल्ताफ के लिए, अगर वो सुने तो इसका जवाब देंगे। दूसरी शादी तो मैं जब नेक्स्ट मुलाकात होगी तो उनसे पूछिएगा, हमारी तरफ से पूछिएगा। रोजगार के कितने मौके इस वक्त रह गए हैं बरतानिया के अंदर, पाकिस्तानियों के लिए अगर हम बात करते हैं?
पाकिस्तानी किस तरह के पाकिस्तानी? दो तरह के, तीन तरह के है ना। एक तो सेटल्ड पाकिस्तानी है, ब्रिटिश बॉर्न पाकिस्तानी है। ठीक है। एक जो नए जाते हैं यहाँ से, फिर एक जो स्टूडेंट्स आते हैं, फिर एक सबसे बड़ा मसला हुआ है वर्क परमिट के नाम पे बहुत सारे पाकिस्तानी उधर गए हैं। बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ उधर। अभी सैकड़ों फैमिलीज ऐसी हैं जो चली तो गई हैं, लेकिन उनके पास अब ना काम करने का है। वो वर्क परमिट के नाम पे उनके 20-20 हज़ार पाउंड उनसे लिए गए हैं। वो जॉब कहीं और कर नहीं सकते। उनको एवरी मंथ 700-800 पाउंड टैक्स देना होता है, और वो इस वक्त बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत बड़ा स्कैंडल है, बहुत बड़ी तबाही है। इसमें सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, इंडियंस भी हैं। तो एक स्कैम है। तो बाकी जो सेटल्ड हैं, जॉब उनको मिल जाती है अगर कोई काम करने की नीयत हो। तो बिजनेस भी है। पाकिस्तानी बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, बड़ी अच्छी अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स भी। पाकिस्तानी जो जनरल वहाँ पर हैं बरतानिया के अंदर, उनके क्या मसाइल हैं और क्या वसाइल हैं, दोनों बारे में? उनके मसाइल ये है कि यहाँ से चले तो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान उनके दिमाग में रहते हैं। वो पीछे ही मुड़ के देख रहे होते हैं। सियासत भी देखनी है तो पाकिस्तान की सियासत ही कि उन्होंने सोचनी है। उन्होंने खाम खा का एक टेंस माहौल बनाया होता है। इधर कुछ भी नहीं होता। टीवी चैनल्स या दूसरी हर चीज़ नॉर्मल चल रही होती है। वहाँ पे उन्होंने 6 बजे के बाद आना है, टीवी के सामने बैठ जाना है। पिछला दौर जो गुजरा, अभी तो खैर नॉर्मल हो गया। उन्होंने कहा अच्छा फलां हो गया, फलां हो गया। वो चीज़ें उन्होंने, वो पाकिस्तानी सियासत सबसे बड़ा मसला है उनका। यूके में अगर पाकिस्तानी सियासत ये छोड़ दें, पाकिस्तानी देखना, तो ये बहुत ज़्यादा खुशहाल भी हो, बड़े उहदों पे भी हो। और अगर वो लोकल पॉलिटिक्स में जाएं तो एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि जो अभी भी बहुत सारे काउंसलर्स हैं। मेरा ख्याल 300 से 400 काउंसलर्स हैं इंग्लैंड के मुख्तलिफ बारोज में। मेयर हैं, लोकल मेयर्स हैं। लंदन के मेयर पाकिस्तानी निज़ाद हैं। तो लेकिन वो रेशो नहीं है जो होनी चाहिए। 10-11 मेंबर पार्लियामेंट हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड के भी मेंबर हैं। लेकिन इन लोगों को अपने दिमाग से पाकिस्तानी सियासत निकालना पड़ेगी, और लोकल जो पॉलिटिक्स है, लोकल कम्युनिटी है, उनके साथ मिलके एक उनको मजीद अपने राब्ते बढ़ाने चाहिए। पाकिस्तान में बहुत सारे जो एजेंट हैं वो यूके के वीज़े के लिए कुछ लग बैठे हैं आपके। हमारा जो बच्चा है वो सब कुछ बेच बाच के वहाँ जा रहा है इस वक्त। बरतानिया भी जा रहा है, अमेरिका भी जा रहा है, और ममालिक में भी जा रहा है। आप क्या सजेस्ट करेंगे उसके लिए कि जब तुम आ रहे हो तो क्या ख्वाब सजा कर आओ? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा वर्क परमिट में बिल्कुल नहीं आना। अगर तो आपको जेन्युइन जॉब मिलती है, आप हाईली प्रोफेशनल हैं, आपको वहाँ की कंपनी आपको डायरेक्ट ऑफर करती है, आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता उसके लिए, तो आप ज़रूर आएँ। क्योंकि बड़े मौके हैं हाईली स्किल्ड लोगों के लिए। कोई अकाउंटेंट है, डॉक्टर्स हमारे बहुत जा रहे हैं, उनको वहाँ जाके कोर्स करना पड़ता है। वहाँ का लैब जिसे कहते हैं वो पास करते हैं तो फिर वो वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर जिनसे CA किए हुए लोगों ने, वो जा सकते हैं। और प्रोफेशनल बिजनेस कैटेगरीज हैं, उसमें जाया जा सकता है। लेकिन खुदा के लिए ये वर्क परमिट ख़रीद के मत आए। लोग रो रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। आप अगर 20,000 पाउंड वर्क परमिट के देते हैं, 80 लाख तो यही हो गया। फिर आप 4 की अगर फैमिली जा रही हैं तो आपको 3 साल का वीज़े के लिए मिनिमम होता है, उसमें पर पर्सन 3300 पाउंड वो हेल्थ की इंश्योरेंस का देना है। 12,000 तो वो हो गया। उसके बाद आपकी फ़ीस है कोई 2-2.5-3 हज़ार वो बन जाती है। तो 40,000 पाउंड में अगर आप वहाँ पहुँच रहे हैं, 40,000 पाउंड यहाँ पे 1.5 करोड़ तक तकरीबन बन जाता है। फिर आपको वहाँ पे गारंटी भी कोई नहीं होती काम का। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, उससे बचे। वर्क परमिट ना लें। वर्क परमिट के ज़रिए आने वाले तबाही का शिकार है। स्टूडेंट आए, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ें, उसके बाद उनको 2 साल का वर्क वीज़ा मिलता है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। जब आप डिग्री अपनी कंप्लीट करते हैं, वो आप एक्सपीरियंस लें, जॉब करें। और अगर कोई आपको एम्प्लॉयर वहाँ पे जॉब ऑफर कर देता है वर्क परमिट, तो बहुत सारे लोग सेटल भी हो रहे हैं। तो स्टूडेंट रूट अभी भी एक ऐसा रूट है कि जिसके ज़रिए आप सेटल हो सकते हैं वहाँ पे। लेकिन शर्त यह है कि आपको डिग्री पूरी करनी होगी, और फिर अपने शोबे में रह के जॉब ढूंढ के फिर आगे सेटल हो सकते हैं। एक सवाल ये है कि लोग कहते हैं यार वहाँ की किसी गोरी से शादी कर लो तुम्हें वीज़ा मिल जाएगा। ये बड़ा पुराना और थका हुआ कंसेप्ट है। रूल तो आपको अलाउ करते हैं, लेकिन गोरी आपको अलाउ नहीं करती। गोरी का पसंद नहीं है। रूल तो है कि आपकी अगर शादी किसी ब्रिटिश नेशनल से हो जाए, उसमें गोरी हो या पाकिस्तानी हो या इंडियन हो। लेकिन अब वो हालात नहीं है कि जो 80s में होते थे कि जी शादी हो गई तो सेटल हो गया। तो मेरा ये ख्वाब ही है
वो कोई आजकल हालात नहीं है कि आप कोई गोरी के साथ शादी, इक्का दुक्का हो भी जाए कोई तो वो अलग बात है, लेकिन ये एक नाकाम तरीका है। गोरी के चक्कर में ना पड़े, अपनी काबिलियत पे ही रहें। और ये एक स्कैम भी है इसमें ना, शैम मैरिजेस कहते हैं इसको। पे करके लोग, पहले जब ये यूरोपियन यूनियन की खवातीन के साथ शादियाँ होती थी, 10-10 हज़ार पाउंड दे के वो शादी करते थे, फेक मैरिजेस होती थी, वो पकड़ी भी बहुत गई। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा टाइट भी किया हुआ है इसको, इस सारे मामले को। अदर साहब, बरतानिया में आपको 20 साल हो गए, आप जब यहाँ से गए उससे पहले आप यहाँ पाकिस्तान में कहाँ, आप जर्नलिस्ट हैं, इदारों से मुतलिक रहें, कहाँ आप लाहौर बेस्ड थे मेरे ख्याल में? जी बिल्कुल, मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है, लाहौर में ही पैदा हुआ और लाहौर में ही मैंने जर्नलिज्म स्टार्ट की 1997। ठीक है। एक अखबार निकला था उन दिनों, दिन अखबार, तो वहाँ से मैंने एज ए प्रूफ रीडर, क्योंकि मैंने सब एडिटर के लिए अप्लाई किया था तो उस पर वैकेंसी नहीं निकली, तो फिर मैं प्रूफ रीडर भर्ती हुआ और फिर 6 महीने बाद सब एडिटर, फिर न्यूज़ रूम में काम किया, फिर लाहौर में रिपोर्टिंग भी की। फिर उसके बाद 2004 में एज ए स्टूडेंट फिर मैं बरतानिया गया। ठीक। और 2005 में जियो लंदन स्टार्ट हुआ, तो फिर मैंने वहाँ से जॉब शुरू की। हाँ। पाकिस्तान में जर्नलिज्म और बरतानिया में जर्नलिज्म, अगर हम इसको करें तो क्या महसूस करते हैं दोनों ममालिक का, अगर हम वो करें, तजिया करें? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बरतानिया में जो जर्नलिज्म है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है, उसकी आपको जवाब देना पड़ता है, एहतसाब का निज़ाम है, आपको आपके कहे हुए एक एक लफ्ज़ पे पकड़ हो सकती है, तो जो कि यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आप देखें, जो मर्ज़ी बोल दें, जो मर्ज़ी कह दें, कोई एहतसाब नहीं है, कोई डिफेमेशन नहीं है। बरतानिया में तो आपको एक एक लफ्ज़, वो कहते हैं ना, एक एक कदम आप फूंक फूंक कर रखते हैं, तो आप एक एक लफ्ज़ सोच समझ के बोलते हैं ताकि आप किसी मसले में कानूनी कोई लिटिगेशन ना शुरू हो जाए। बरतानिया में डिफेमेशन केसेस बहुत हुए हैं पाकिस्तानी चैनल्स में। उसकी बुनियादी वजह यही थी कि यहाँ वाली स्ट्रीम यूके में जा रही होती थी, यहीं के लाइव प्रोग्राम्स चल रहे होते थे, तो जिस तरह यहाँ पे ख्याल नहीं रखा जाता, जब वहाँ पे चले तो काफ़ी 4-5 चैनल्स को उसमें जुर्माने भी हुए, भारी जुर्माने हुए। एक तो बहुत बड़ी जंग भी छिड़ी 2 बड़े इदारों में, जंग और जियो और ARY में, और उस वक्त भी अराउंड 3-4 मिलियन पाउंड की लीगल कॉस्ट भी बनी। जियो वो केस जीता और उसके बाद वो एक बड़ी ही एग्जांपल थी। फिर ARY को अपने ऑपरेशंस वहाँ बंद करने पड़े। फिर उसके बाद नासिर भट्ट साहब का केस आपको याद होगा, उन्होंने 3-4 चैनल्स के खिलाफ किया। तो लंदन में या बरतानिया में कवानीन के तहत आपको जर्नलिज्म करनी, तो मज़ा तो नहीं आता होगा आपको? मज़ा आता है। पाकिस्तान में जितनी आज़ादी है, आप जो दिल चाहे लिख दें, जिसके खिलाफ जो दिल चाहे बोलते हैं, वहाँ कैसे आपको मज़ा आता होगा? बात ये है ना कि आप बोलना क्या चाहते हैं, टॉपिक्स क्या हैं। यहाँ पे अब जिस तरह जर्नलिज्म रह गई है, सॉरी टू से, जिस तरह हमारे ख़ास तौर पे प्रिंट जर्नलिज्म तो वैसे ही ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी वही हाल है। न्यूज़ चैनल्स में किसी एक चैनल का नाम नहीं लूँगा, जब आप 30-30 मिनट की 35-35 मिनट की हेडलाइंस चलाएंगे और 9 बजे के बुलेटिन में आपके रिपोर्टर को हिस्सा नहीं मिलेगा, उसकी रिपोर्ट नहीं आएगी, तो रिपोर्टिंग कहाँ से ग्रो करेगी? वहाँ अगर उन्हीं यही रिपोर्ट्स होती थी आज से 4-5 साल पहले कि मुख्तलिफ इश्यूज़ पे बात होती थी, और एक रिपोर्ट पे, वो जो 90 सेकंड की रिपोर्ट होती थी, उस पर बड़े बड़े एक्शन हो जाते थे, लोगों को एक एजुकेशन मिलती थी। वो अब ख़त्म हो गया। अब हमारे रिपोर्टर्स भी जो हैं, उन रिपोर्टर्स के साथ साथ न्यूज़ रूम का जो हमारे दोस्त हैं, न्यूज़ एडिटर्स थे, रन डाउन एडिटर्स थे, तो वो भी उससे मुतासर हुए। तो मैं ये तो कहूँगा कि इस वक्त जो इलेक्ट्रॉनिक और ये जर्नलिज्म की जो है ना, वो मौत वाक़या हो चुकी है, और हम एक जिंदा लाश अपने कंधों पे उठा के घूम रहे हैं, जिसमें से बदबू आना शुरू हो गई है। तो नया दौर अब आप किसको देख रहे हैं? डिजिटल मीडिया? बिल्कुल, डिजिटल मीडिया पे अगर आप देखें तो ये जो फ़ोन है, ये अब आपका सब कुछ बन चुका है। आप इसमें यूट्यूब के ज़रिए न्यूज़ रिपोर्ट्स भी देख रहे हैं, आप इसके ज़रिए फेसबुक देख रहे हैं, एक्स अकाउंट देख रहे हैं, टिकटॉक देख रहे हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन का मरकज़ इस वक्त ये है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो मीडिया हाउसेज हैं, उन्होंने बजाय इसके कि इसका इन टाइम फ़ायदा उठाया जाता, अब यकदम इन सबको जब पड़ी है
तो वो व्यूज़ के चक्कर में मिसलीडिंग थंबनेल्स आते हैं, झूठी हेडलाइंस लग जाती हैं उसमें जो अंदर होता ही नहीं है। तो इस वक्त एक मारामारी का सिलसिला है कि व्यूज़ के लिए आप कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। सारे नहीं, कुछ चैनल Ethics- अच्छा भी काम कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी ने बहुत ज़्यादा साख मुतासर की है इसकी। बरतानिया के अंदर पाकिस्तानी, आप जब यहाँ से मूव किए, आपने पाकिस्तान से गए बरतानिया, तो आप किस तरह गए, आपने वहाँ कैसे सरवाइव किया, इस बारे में बताइएगा। देखिए जी, पहले जब मैं गया हूँ 2004 में, तो एज ए स्टूडेंट गया हूँ। स्टूडेंट के साथ साथ वहाँ पे लोकल ऑड जॉब्स भी की हैं। मैंने रेस्टोरेंट में भी जॉब की, फिर मैंने वहाँ पे सिक्योरिटी की जॉब होती है, वो सबसे आसान समझा, तो वो भी की। लेकिन मेरी खुशकिस्मती ये हुई कि मैं 2004 में गया हूँ तो 2005 में जियो न्यूज़ वहाँ से लॉन्च हो गया। तो फिर मुझे वहाँ पे मौका मिल गया उस अपने प्रोफेशन में, क्योंकि मैं लाहौर में 7 साल जर्नलिज्म कर चुका था, रिपोर्टिंग भी कर चुका था। उसके बाद मैं न्यूज़ रूम में भी काम कर चुका था, तो वो मैंने टेस्ट दिया वहाँ पे, तो मैं सिलेक्ट हो गया। तो उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि अपने प्रोफेशन में ही फिर कुछ चीज़ें ऐसी हुई उन दिनों में कि जो रिपोर्टिंग में मेरे लिए जो मैंने सफ़र 30 साल में तय करना था वो 2-2.5 साल में कर लिया। पाकिस्तान की सारी पॉलिटिक्स वहाँ शिफ्ट हो गई। नवाज शरीफ साहब वहाँ पे थे, बेनज़ीर भुट्टो वहाँ पे थी, मुशर्रफ के ख़िलाफ़ तहरीक चल रही थी, ये लोगों इनकी मुलाकातें होती थी। फिर उसके बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, आपको याद हो। फिर ये सारे लोग यहाँ से, वो लंदन पाकिस्तान का बेस बन गया था, और वहाँ पे जो सारी एक्टिविटी थी, तो मुझे जियो की तरफ से उन पॉलिटिकल रिपोर्टिंग का मौका मिला। तो वो जो तजर्बा था, वो सारी चीज़ें थी, तो उसने फिर मुझे सीखने का भी मौका दिया। क्विक लर्निंग हुई कि वो पाकिस्तान के लिहाज से। फिर मैं उसमें मैंने स्पोर्ट्स पे भी काफ़ी काम किया कि जो पाकिस्तानी टीम जब जाती थी, क्रिकेट की टीम, मुझे आज भी याद है, तो उसमें एक हम जियो का सेगमेंट था कैप्टन्स कॉर्नर। तो मुझे वो मौका भी मिला कि इंज़मामुल हक के साथ मैं हर मैच से पहले और बाद में करता था। तो वो अल्लाह की तरफ से ये मदद थी कि वो शॉर्ट टाइम में चीज़ें ऐसी होती गई कि वो सीखने के साथ साथ उस पर काम करते रहे। तो फिर 2008 में मैंने दुनिया न्यूज़ लॉन्च हुआ, फिर उनको ज्वाइन किया, फिर 14 साल उनके साथ किया, फिर समा के साथ किया। तो वहाँ जब मतलब एक फ़ायदा तो खैर ये होता है बाहर मुल्क जाने का कि चैनल्स में या अखबारात के लिए, मीडिया के लोगों के लिए, कि अलग अलग रिपोर्टिंग टीम नहीं होती, बल्कि एक ही अगर रिपोर्टर है तो उसको सारे काम तो वो क्या कहते हैं, वो हो जाता है, क्रिकेट की ज़बान में क्या कहते हैं उसे, ऑलराउंडर हो जाता है ना। आप वैसे ही हो गए। हम यकीन करें, वो सम टाइम तो आपको सोते हुए मैं विपत देना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे होती थी 3 शिफ्ट न्यूज़ रूम में, ठीक है। सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक, फिर 2 से 4 बजे तक, फिर 4 से 12, और फिर 12 से 8। तो यहाँ आता था वो तो नया होता था। अब उसको रात को कोई खबर आ गई है तो रात को 12 बजे भी उसने फ़ोन कर देना, जी नई शिफ्ट वाले आने ने कि जी ये है, इस पे बताएं। उसको नहीं पता कि मैं सो रहा हूँ, ये जाग रहा हूँ, सुबह 5 बजे भी खबर आ जानी। तो वो एक बड़ा टफ पीरियड। अच्छा, लोग समझते हैं जर्नलिज्म बड़ा मजेदार है, लेकिन इतना टफ आपको बहुत ही मतलब टेंस है। आपको ख़ास तौर पे यहाँ पे, जैसे आपने बात की, यहाँ पे 7-8 रिपोर्टर, 9 रिपोर्टर्स होते हैं जो अपनी बीट के जिम्मेदार होते हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं था। तो वो वहाँ पे ट्रैवल का भी इशू है, एक जगह कहीं है, दूसरी जगह कहीं है, ट्रेन पे सफ़र है, और उसके अलावा बहुत सारे, वो मुझे याद है आज भी, लंदन बॉम्बिंग हुई थी 2005 में। जब पता लगा मुझे, तो जो लंदन बॉम्बिंग का एरिया था जहाँ पे एक स्टेशन पे हुई थी, मेरे घर से तकरीबन कोई 5 मील के फासले पे था, लेकिन ट्रैफिक नहीं, बंद हो चुकी थी, जा नहीं रही थी, ट्रेन नहीं चल रही थी, बस। तो मैं पैदल गया था वहाँ पे, 5 मील पैदल गया, क्योंकि स्पॉट पे पहुँचना था, रिक्वायरमेंट होती है ना। तो लेकिन वो जाते जाते साथ बीपर देते गए, रिपोर्टिंग करते गए। तो वो इस तरह की बहुत सारी मुश्किलात हैं जो उधर आती हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, एंजॉय किया। ये बताइएगा कि पाकिस्तानी वहाँ पे जो मुकामी सियासत वहाँ की, टोरी पार्टी की और लेबर पार्टी की, आजकल टोरी की गवर्नमेंट है और लेबर की गवर्नमेंट है, तो ये पाकिस्तानी कितने फीसद पर अगर हम बात करते हैं अंदाज़न उन दोनों पार्टियों में मौजूद है? मेजॉरिटी लेबर पार्टी में, मेजॉरिटी, क्योंकि उसमें मुकाबला ही नहीं है। मतलब अगर 80 लेबर में है तो 20 कंजर्वेटिव में है। उसकी वजह कि लेबर पार्टी हमेशा से इमिग्रेशन दोस्त पार्टी तस्वर की जाती रही है।
ठीक है। उनके जो इकदामात रहे हैं वो अकोमोडेट भी करते हैं और एशियंस को, पाकिस्तानियों को, इंडियंस को उनके दरवाजे ज़्यादा खुले हैं, वो ज़्यादा अकोमोडेट करते हैं। ठीक है। जबकि टोरी पार्टी है वो बेसिकली एक सफ़ेद डोमिनेटेड सफ़ेद फॉर्म पार्टी समझी जाती रही है, बल्कि अभी भी, अब तो खैर चेंज हो रहा है। उनके जो अभी लीडर हैं वो भी ब्लैक कम्युनिटी से हैं, अच्छा। और उससे पहले भी इंडियन जो है ऋषि सुनाक वो भी लीडर पहले रहे हैं तो, जी। उनके। अब चेंज हो रहा है, लेकिन अभी भी जो पाकिस्तानी ज़्यादा है वो लेबर पार्टी का सपोर्ट करता है, और लेबर पार्टी से ही ज़्यादातर उनके काउंसलर्स भी हैं, मेयर्स भी हैं और मेंबरान पार्लियामेंट भी हैं। इंडियन किस पार्टी में है मोहन? वो भी लेबर पार्टी में ज़्यादा है, ज़्यादा इंडियन लेबर पार्टी लेकिन कंजर्वेटिव में भी यहाँ भी देखें उनका जो इंडियन ओरिजिन के ऋषि सुनाक थे, प्रीति पटेल थी, वो भी इंडियन थी, वो कंजर्वेटिव में। Conservative में। हाँ। आपका मुस्तकबिल का कोई ख्वाब क्या समझते हैं? यार मुझे, मैं यहाँ तक तो आ गया, अदर जावेद यहाँ आ गया है, तो अदर जावेद को यहाँ पहुँचना है। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है, जो मैंने सोचा था, मैं यहाँ पे जब लाहौर में रिपोर्टिंग करता था तो अक्सर बीबीसी देखते थे या स्काई न्यूज़ देखते थे, तो रिपोर्टर पार्लियामेंट हाउस, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने से रिपोर्ट कर रहे होते थे। तो ख्वाब था कि शायद मैं भी किसी दिन जाके इसी तरह उसके सामने से रिपोर्टिंग करूँ। वो मेरा ख्वाब पूरा हुआ 2005 में, मैंने वहीं से की और आज तक कर रहा हूँ। अभी भी मेरा फेवरेट प्लेस जो है ना रिपोर्टिंग का, अगर मुझे कोई कहता है कि आपको कोई रिपोर्ट बना दें या कर दें, तो पार्लियामेंट हाउस के सामने एक ग्रीन पैच है जहाँ पे रिपोर्टर्स को अलाउ होता है, एक जगह बनी हुई है। आप अक्सर देख रहे होंगे कि पीछे आपको बिग बैन नज़र आता है, तो वो ग्रीन पैच जो है वो इसी चीज़ के लिए मुख्तस है, तमाम रिपोर्ट मैं वहाँ पे जाके करता हूँ। अल्लाह ताला से हमारी दुआ यही है कि आपका एक ख्वाब पूरा हुआ, आपने बिग बैंग पे जाके रिपोर्टिंग की, अल्लाह आपका दूसरा ख्वाब भी पूरा करे। और बड़ी मालूमाती गुफ्तगू रही।